हम लोग दोस्तों, मैं अमीर अमन, ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल भारत पेंशनर समाज, आपका अभिवादन करता हूं। आज मैं आपसे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983 के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आप सबको पता है कि छठे वेतन आयोग से 80, 85, 90, 95 एवं 100 वर्ष की आयु पर क्रमशः 20%, 30%, 40%, 50% एवं 100% एडिशनल पेंशन मिलने का प्राविधान किया। मेरे पिताजी रेलवे से रिटायरमेंट के बाद पोस्ट ऑफिस से पेंशन लेते थे और उनकी 95 ईयर्स की एज में डेथ हुई, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें किसी भी एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं मिला। क्लेम किया तो पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस में बताया गया कि अरे ये तो लाइफ टाइम एरियर का मामला है, इसके लिए आप अपनी माँ की ओर से, अपने सारे भाई बहनों की ओर से नोटरी एफिडेविट बनवाइए, ये इंडेमनिटी बॉन्ड है, इसको बनवा के लाइए, ये डॉक्यूमेंट आपको जमा करेगा, वगैरह वगैरह, ये सब परिवार प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों की फॉर्मेलिटी के लिए कहा गया और तब मेरे समझ में आया कि वास्तव में लाइफ टाइम एरियर होता क्या है। बहरहाल काफ़ी दौड़ धूप के बाद ये भुगतान तो मिल गया, लेकिन ये लाइफ टाइम एरियर के लिए कोई प्रोविज़न होना चाहिए, ये बात मेरे दिलो दिमाग में बस गई। एक तरह से दूसरे नमूने के तौर पे यूँ समझिए कि आज के डेट में 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर्ड लोग हैं उनके नोशनल इंक्रीमेंट का मामला चल रहा है और उस पर पॉलिसी डिसीजन लिया जा रहा है। जो लोग आज से 5 साल 7 साल पहले रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद चल बसे, अगर पॉलिसी डिसाइड होता है तो उनके केस में जो एरियर एक्रू होगा, आखिर उसका भुगतान किसको किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बैंक के पास जो नॉमिनेशन किया जाता है वो एज पर बैंकिंग लॉ होता है और बैंक के अकाउंट में जो बैलेंस अमाउंट होता है, बैंक उसी अमाउंट को पेमेंट करके अपना हाथ बंद कर लेता है। लेकिन जो फर्दर लाइफ टाइम में जो एरियर वगैरह जो एक्रू होता है, उसके लिए सच पूछिए तो ये पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन नॉमिनेशन रूल्स 1983 का प्राविधान किया गया है। और संयोग ऐसा है कि 1983 में ये पारित होने के बाद व्यवहारिक रूप से धरातल पर नहीं आ सका, ये लागू नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ विसंगतियां थी और विसंगतियां सबसे बड़ी ये थी कि इस मामले में जो फॉर्म ए था उसको डिसबर्सिंग बैंक के पास जमा करना पड़ता था और डिसबर्सिंग बैंक फिर इसको आगे अपने अकाउंट्स और पर्सनल वगैरह को वो भेजता था, नहीं भेजता था। ये सब जो व्यवहारिक जो कॉम्प्लिकेशन जटिलताएं थी, इसकी वजह से वास्तव में ये लागू नहीं हो सका। मैं तो बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशंस का, जिसके डीओपी एंड पीडब्ल्यू ने अपना मेमो डेटेड 31 मार्च 2022, यानी कि इसके बीच में अंतराल देखिए तो तकरीबन 39 इयर्स का है। 39 इयर्स के अंतराल के बाद इस डीओपी एंड पीडब्ल्यू ने ये संशोधन जारी किया, सर्कुलर जारी किया और इस सर्कुलर में ये प्राविधान रखा कि हेंसफोर्थ जो नॉमिनेशन है वो बजाय डिसबर्सिंग बैंक के ये पेंशन प्रोसेसिंग अथॉरिटी यानी कि पर्सनल डिपार्टमेंट में जमा होगा और वो अलोंग विद पेंशन पेपर्स इसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट और बैंक के सीपीपीसी को इन ट्रिप्लिकेट भेजेगा और आगे इसका फर्दर जो भी कार्रवाई होना होगा। ये वास्तव में सही एक स्टेप था, सही ये था। और इसको लागू कराने के लिए मैं स्वतः अपने रेलवे के सीपीओ से बात किया। सीपीओ साहब ने कहा कि इस पर रेलवे बोर्ड का कोई निर्देश हो तो दीजिए ताकि मैं भी इसको सर्कुलेट करूं, इसको लागू करा सकूं। और मैंने पूरे गूगल को सर्च कर डाला, ये 31/3/22 का सर्कुलर हमको कहीं नहीं मिला। अंतोगत्वा मजबूरन हमको आरटीआई लगाना पड़ा और आरटीआई जब रेलवे बोर्ड को लगाया तो रेलवे बोर्ड ने इसको जोनल रेलवे भेज दिया, जहाँ जबकि उसको पास भेजने का कोई औचित्य नहीं था।
काफी जद्दोजहद के बाद 2/8/23 यानी कि लगभग 1.5 साल के बाद ये सर्कुलर रेलवे बोर्ड ने RBA नंबर 24/2023 के द्वारा इसने जारी किया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं। सोचिए दोस्तों कि इस पीरियड में अथवा इस इंटरवीनिंग पीरियड 39 ईयर्स और ये 1.5 साल के पीरियड में जो लोग दिवंगत हो गए वो क्या अपने लाइफ टाइम एरियर के लिए कोई नॉमिनेशन भर सके? नहीं, कतई नहीं। हकीकत में क्या है, ये एक डुप्लीसिटी का मामला है। एक और DOP एंड PW सर्कुलर जारी करता है, दूसरी ओर तमाम मंत्रालयों को इसको जारी करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि बहुत सारे जो मंत्रालयों के कोल्ड स्टोरेज में इस तरह के सर्कुलर रह जाते हैं और जो पेंशनर को जो लाभ पहुंचना चाहिए वो उनको नहीं हो पाता है। इस संबंध में आपका ध्यान मैं डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटी DPRC रिफॉर्म्स कमेटी जो संसदीय समिति है उसकी 113वीं रिपोर्ट के पैरा 20 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। इस पैरा में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा गया है। इस पैरा के अनुसार ये एक डुप्लीसिटी का मामला बनता है, यानी कि कहने के लिए ये पेंशन मंत्रालय ने जारी किया, फिर रेलवे मंत्रालय जारी करेगा, दूसरे मंत्रालय जारी करेंगे। इन सबको देखते हुए इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि द कमिटी ऑब्जर्व्स दैट दो द नेम and the mandate of department suggests its jurisdiction over all the central government employees, but a large portion of pensioners from defense, railway, telecom and postal are outside the purview of the DOP and PW, although they also implement similar rules and schemes. Multiplicity creates confusion and duplicity since railway budget merged with central budget and CPengram is common. As such, integration and non-duplicity should be made for official use of resources. ये इनका सुझाव है। मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूं कि इसको ध्यान दें इस पर, और ये DOP एंड PW के बाद फिर जो रेलवे मंत्रालय और ये वो जो सर्कुलेट करने का सिस्टम है इसको समाप्त किया जाए। एक सिंपल ऑर्डर निकाला जाए जिसके तहत DOP एंड PW के द्वारा पेंशनर्स के हित में जो भी सर्कुलर जारी किए जाएं वो बगैर किसी के फॉरवर्डिंग के सीधे इम्प्लीमेंट हो जाएं। दोस्तों, हम सारे पेंशनर्स एसोसिएशन की ये जवाबदेही बनती है कि हम लोग इस चीज़ पे कड़ी नज़र रखें और अपनी पूरी ताकत लगा दें कि ये इस तरह के सर्कुलर्स जो हैं उसका लाभ पेंशनर्स तक पहुंच सके। जय हिंद।